नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय के आदेश 27 अप्रैल 1960 की चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी के प्रथम सेमेस्टर के सीसी 1 का अंश है। इस पत्र में राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत राजभाषा हिंदी के विकास के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई थी, जिसमें राजभाषा आयोग बना और उसके बाद 1960 का आदेश आया, उसके बाद 76 की समिति है। तो इन सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन हमें करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 1960 के आदेश पर केंद्रित यह संवाद होगा। हम जानते हैं कि 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश आया, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 344 है, उसके 344(1) के अनुपालनार्थ 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति हुई, जिसकी पहली बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी और बहुत व्यापक स्तर पर इस आयोग ने कार्य किया। 930 व्यक्तियों की गवाही इसमें हुई थी। 76 बैठकों के बाद इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया था। अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अनुसार राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों की एक समिति गठित की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1957 में प्रस्तुत किया और संसदीय समिति ने उस पर विचार किया। संसद में बहस हुई उस पर, बहुत 1959 में चर्चा हुई उस पर, बहुत विस्तृत चर्चा हुई, जिसका उत्तर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने दिया था। और ये सारी जो बहसें हुई, उन बहसों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति महोदय द्वारा 1960 में एक आदेश जारी किया। तो राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए और उनके विषय में राय राष्ट्रपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए जैसी चर्चा की गई कि लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति की रिपोर्ट 8 फरवरी 1959 को पेश हुई। कैलाश चंद्र भाटिया जी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा में उस समिति की मुख्य बातों की चर्चा की है, जिनसे समिति के सामान्य दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। इसी आधार पर उस सिफारिश के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो जो संसदीय समिति की सिफारिश है, इसके क में कहा गया, पहली सिफारिश के क में, कि राजभाषा के बारे में संविधान में बड़ी समन्वित योजना दी हुई है, इसलिए योजना के दायरे से बाहर जाए बिना स्थिति के अनुसार परिवर्तन की गुंजाइश है। इन्हें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि राजभाषा के संबंध में संविधान में बहुत समन्वित योजना है, इस योजना के दायरे से बाहर नहीं जाना है, लेकिन स्थिति के अनुसार थोड़ी परिवर्तन की गुंजाइश की बात इस समिति ने की।
याद दिलाऊं कि 15 वर्षों की एक समय सीमा इससे पहले तय की गई थी। माना जा रहा था कि 15 वर्षों के बाद राजभाषा का मुद्दा हिंदी के पक्ष में सुलझेगा। स्थितियां बदली, वो अलग कहानी है। तो बहरहाल हम लोग अभी 1960 के आदेश की चर्चा करेंगे, इसलिए इसकी चर्चा कर दी कि ध्यान रखें कि 5 साल के बाद, यानी कि संविधान लागू हुआ 50 में, उसके 15 साल के बाद 65 में स्थिति परिवर्तन की आकांक्षा थी। उस परिप्रेक्ष्य में इन सिफारिशों को देखना होगा। तो इसलिए पहली सिफारिश के ख में इस समिति ने रेखांकित किया कि विभिन्न प्रादेशिक भाषाएं राज्यों में शिक्षा और सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में तेजी से अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं, और यह स्वाभाविक है कि प्रादेशिक भाषाएं अपना उचित स्थान प्राप्त करें। अतः व्यावहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि संघ के प्रयोजनों के लिए कोई एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए। यह सिफारिश बहुत स्पष्ट थी कि किसी एक भारतीय भाषा का प्रयोग संघ के प्रयोजन के लिए हो, और कहना न होगा कि वह भारतीय भाषा हिंदी ही हो सकती थी। लेकिन इसके बाद जो बात कही समिति ने, उसने थोड़ी स्थिति बदल दी। क्योंकि 1965 में यह परिवर्तन होना था राजभाषा संबंधी, लेकिन यह बात फिर कह दी गई कि चूंकि विरोध बहुत ज्यादा होने लगा, विरोध के स्वर आने लगे, इसलिए यह भी कहा गया कि यह आवश्यक नहीं कि यह परिवर्तन किसी नियत तारीख को ही हो, कि एक ही दिन यह सारा परिवर्तन हो जाए, यह कोई आवश्यक नहीं है। बल्कि इस समिति ने यह सिफारिश की कि परिवर्तन का यह कार्य धीरे धीरे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ी न हो और कम से कम असुविधा हो। यानी किसी एक नियत तारीख की जगह इसने एक कह सकते हैं कि असीमित तारीख के बारे में संकेत कर दिया, और कहा कि राजभाषा संबंधी परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। फिर ग में कहा इसने कि 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 में हिंदी संघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी, लेकिन इसके उपरांत अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहनी चाहिए। स्पष्ट तौर पर इसने अंग्रेजी का नाम लिया। अभी की भाई यह स्थिति होनी थी कि 15 संविधान लागू होने के 15 साल बाद अंग्रेजी के साथ हिंदी सहायक राजभाषा थी। 65 में हिंदी को संघ की मुख्य राजभाषा होना था, लेकिन इस समिति ने यह सिफारिश की कि इसके उपरांत भी, यानी 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग सहायक राजभाषा के रूप में चलने दिया। घ में कहा गया कि संघ के प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक इस समय नहीं लगाई जानी चाहिए, और अनुच्छेद 343 के खंड 3 के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1965 के उपरांत भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए जिन्हें संसद विधि द्वारा उल्लिखित करे तब तक होता रहे जब तक कि वैसा करना आवश्यक है। यानी 1965 के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग के लिए इसने एक रास्ता बना दिया कि जब तक ऐसा करना आवश्यक लगे तब तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहे, और इसके बाद की कहानी से हम सब परिचित हैं। अगली सिफारिश में कहा गया कि अनुच्छेद 351 का यह उपबंध, आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग संवैधानिक स्थिति की चर्चा कर रहे थे तो 351 को मैंने विशेष ढंग से रेखांकित किया था। उसे 351 की चर्चा इस समिति ने की कि हिंदी का विकास ऐसे किया जाए
कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। समिति ने कहा कि यह उपबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बात के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि सरल और सुबोध शब्द काम में लाए जाएं। अब पारिभाषिक शब्दावली कितनी सरल और सुबोध हो सकती है, ये हमने देखा है जब हम लोग पारिभाषिक शब्दावली की चर्चा कर रहे थे कि इसकी एक सीमा है। पारिभाषिक शब्दावली एक खास दायरे में, विशिष्ट क्षेत्र में प्रयुक्त होती है, इसीलिए बहुत सरलता सुबोधता की कामना उससे नहीं है। अंग्रेजी के भी जो पारिभाषिक शब्दावली शब्द तैयार हुए होंगे शुरू में बहुत लोकोपयोगी हो, लोक प्रचलित हो, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी चीज धीरे धीरे जब प्रयोग होने लगती है तो वह ग्राह्य हो जाती है। पर हिंदी से यह आशा की गई कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने और सरल और सुबोध शब्द काम में लाएं। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद के दोनों सदनों के पटल पर 1959 के अप्रैल मास में रख दी गई। रिपोर्ट पर विचार विमर्श लोकसभा में 2 सितंबर से 4 सितंबर 1959 तक और राज्यसभा में 8 और 9 सितंबर 1959 को हुआ। राजभाषा के प्रश्न पर सरकार का जो दृष्टिकोण है उसे उन्होंने अपने इस भाषण में मोटे तौर पर व्यक्त कर दिया था। अनुच्छेद 344 के खंड 6 द्वारा राष्ट्रपति महोदय को जो शक्तियां मिली थी, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखकर इसके बाद निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। और शब्दावली के संबंध में कहा गया कि आयोग की जिन सिफारिशों को समिति ने मान लिया है वे ये हैं। पहला, शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य उसकी स्पष्टता, यथार्थता और सरलता होनी चाहिए। दूसरी बात कही गई कि अंतरराष्ट्रीय शब्दावली अपनाई जाए या जहां भी आवश्यक हो अनुकूलन कर लिया जाए। यानी अनुकूलन के सिद्धांत पर, जैसे एकेडमी शब्द है तो उसका अकादमी बना लिया जाए, टेक्निक शब्द है उसको तकनीक के रूप में परिवर्तित कर लिया जाए, इसे अनुकूलन कहेंगे। तो इस समिति ने कहा कि या तो अंतरराष्ट्रीय शब्दावली को ग्रहण कर लें, शब्द निर्माण की के अलावा एक चीज होती है ग्रहण, कि भाई दूसरी भाषा का कोई शब्द है उसको ग्रहण कर लें, और या फिर एक होता है अनुकूलन, उसको अपने ढंग से परिवर्तित कर लें। तो इस समिति ने ग्रहण और अनुकूलन दोनों की बात की और कहा कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली का विकास करते समय यह लक्ष्य होना चाहिए कि उसमें जहां तक हो सके अधिकतम एक रूपता हो, और हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए जो प्रयत्न केंद्र और राज्यों में हो रहे हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए समुचित प्रबंध किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति का यह भी मत है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सब भारतीय भाषाओं में जहां तक हो सके एक रूपता होनी चाहिए और शब्दावली लगभग अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय शब्दावली जैसी ही होनी चाहिए। इस दृष्टि से समिति ने यह सुझाव दिया है कि इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए काम में समन्वय स्थापित करने और उसकी देखरेख के लिए और सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग में लाने की दृष्टि से एक प्रामाणिक शब्दकोश निकालने के लिए एक ऐसा अस्थायी आयोग कायम किया जाए जिसके सदस्य मुख्यतः वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद हो। कहा कि वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविद का एक आयोग बनाया जाए जो कि प्रामाणिक शब्दकोश इसके लिए निकाले।
और तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय को विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए अस्थायी आयोग स्थापित करने को कहा गया। प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद के लिए आदेश जारी किए जाएं। फिर 5वीं सिफारिश में इसने प्रशिक्षण की बात की कि प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए। 45 वर्ष से कम आयु के सब केंद्रीय कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान करने के लिए कहा गया। फिर हिंदी प्रचार पर भी इस समिति ने बात की कि आयोग की सिफारिश से यह काम करने की जिम्मेदारी अब सरकार उठाए। इससे समिति सहमत हो गई कि सरकार का दायित्व है कि प्रशासनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि विभिन्न भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने के लिए अनुच्छेद 351 में दिए गए निर्देश के अनुसार हिंदी के विकास की योजना तैयार हो और इनके अतिरिक्त केंद्रीय सरकारी विभाग के स्थानीय कार्यालयों के लिए भर्ती, प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी के पठन पाठन की व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा माध्यम, अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग, अधिनियमों विधेयकों का अनुवाद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, विधि के क्षेत्र में शब्दावली आयोग की स्थापना, हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम के संबंध में समिति की सिफारिशें प्रस्तुत की गई। और इसी बीच 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया और इसके बाद लाखों शब्दों का, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया गया और कहा गया कि अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित सूचना केंद्र से जोड़ना है। विधि शब्दावली के लिए राजभाषा विधायी आयोग स्थापित किया गया, जिसने विधि शब्दावली के अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशन किए गए। 1962-63 ईस्वी से भारत के राजपत्र में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। कुछ क्षेत्र हैं जैसे भाग 1 में संवैधानिक सूचनाएं, भाग 2 में संघ लोकसभा आयोग, संघ शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्तों द्वारा जारी की गई सूचनाएं, तीसरे भाग में गैर सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन, सूचनाएं तथा चौथे भाग में जन्म मृत्यु के आंकड़े। समय समय पर सभी मंत्रालयों का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि संकल्पों, नियमों, अधिनियमों, नोटिसों आदि का हिंदी में प्रकाशन सांविधिक रूप से आवश्यक है। अतः हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशन के लिए सामग्री एक साथ भेजें। हिंदी पत्रों का उत्तर निश्चयात्मक रूप से हिंदी में ही दिया जाए। मूल रूप से हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रकार राजभाषा अधिनियम 1963 जो कि 1967 में संशोधित हुआ और उसके बाद राजभाषा नियम 1976 आया। तो जो जितने संवैधानिक प्रावधान हुए उस आलोक में हिंदी के राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास की व्यवस्था की गई। इस संबंध में कुछ और काम किया जाना भी बाकी है, पर 1960 के आदेश के आलोक में जितने कार्य हुए और जो चीजें हुई उनकी चर्चा भी हुई। इसके बाद भी जो व्यवस्था दी गई इस पर आगे के संवाद में चर्चा होगी। आशा है हम हमारे स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी मित्रों को आज का यह संवाद लाभप्रद लगा होगा। किसी दूसरे विषय पर अगले संवाद में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।